सारिम के घर से निकलते ही सारा ने सोचा कि जल्दी जल्दी घर के काम निपटा ले। उसने खाला सज्जो को सफाई पर लगाया और खुद किचन में चली गई। किचन में था ही क्या समेटने को, नाश्ते के 2-4 बर्तन थे। उसने खाला सज्जो को इंतजार किए बगैर खुद ही धो डाले और फिर दोपहर के खाने के बारे में सोचने लगी। मुमकिन है शाह साहब भी खाने में शरीक हो जाएं, इसलिए कुछ बेहतर ही पकना चाहिए। उसने खाला सज्जो से मशवरा करके दोपहर के खाने का तय कर लिया। सारा को अंदाजा था कि सारिम कितनी देर में शाह साहब को लेकर आ जाएगा। इसी हिसाब से वो चाहती थी कि शाह साहब आए तो घर साफ सुथरा हो चुका हो। उसने सोचा हो सकता है शाह साहब ऊपर भी जाएं, इसलिए ऊपर का पोर्शन भी साफ रहना चाहिए। सारा बेडरूम की चाबी लेकर ऊपर चली गई और खाला सज्जो से कहती गई, खाला सज्जो ऊपर आ जाना। अच्छा बीबी मैं आती हूँ, तुम चलो। वो लाउंज की सफाई में लगी थी। सारा ने जीने का ऊपर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसे शदीद बदबू का भपका महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपनी नाक पर दुपट्टा रख लिया। ये गोश्त के सड़ने की बदबू थी। वो तदब्बुब में पड़ गई, ऊपर के बेडरूम में जाए कि नहीं। इतने में नीचे से खाला सज्जो की चीख सुनाई दी। ये ऐसी चीख थी कि सारा का दिल लरज उठा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने खाला सज्जो का गला दबा दिया हो या गले पर छुरी फेर दी हो। बड़ी दिल खराश चीख थी। सारा ने ऊपर जाने का इरादा मुलतवी किया और धड़ाधड़ जीना उतरती हुई लाउंज में आई। खाला सज्जो जीने के दरवाजे के सामने ही कालीन पर गठरी बनी पड़ी थी। उसने खाला सज्जो को सीधा किया तो वो बेहोश हो चुकी थी। सारा ने अपने हवास बहाल रखे। उसने खाला सज्जो के हाथ पांव मले, लेकिन वो होश में ना आई। तब उसने फ्रिज से ठंडी बोतल निकाल कर खाला सज्जो के मुंह पर पानी के छींटे मारे और उसे आवाजें दी, खाला सज्जो उठो, होश में आओ। लेकिन उस पर ठंडे पानी के छींटों का कोई असर ना हुआ, ना आवाजों का। सारा ने घड़ी देखी। उसके अंदाजे के मुताबिक सारिम शाह साहब के ठिकाने पर पहुंच चुका होगा या वापस आ रहा होगा। बेहतर होगा उसे घर की पोजीशन बता दी जाए। सारा ने फोन करके सारिम को बता दिया कि खाला सज्जो बेहोश हो गई हैं। इधर से सारिम का जवाब आया कि फिक्र मत करो, हमारे हैं, वो हमारे आने तक होश में आ जाएंगी। सारा उस कॉल के बाद मुतमईन हो गई और उसके पास बैठकर उसे मुसलसल होश में लाने की कोशिश करने लगी। 5-10 मिनट गुजरे होंगे कि खाला सज्जो एकदम उठकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ बीबी? वो कुछ इस तरह उठी कि सारा परेशान होकर पीछे हट गई और बोली, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ था? बेहोश क्यों हो गई थी? मैं बेहोश हो गई थी? खाला सज्जो ताज्जुब से बोली, कुछ इस तरह जैसे उसे अपनी बेहोशी का यकीन ना आ रहा हो। हाँ, ना सिर्फ तुम बेहोश हो गई थी बल्कि चीखें भी थी, कुछ इस बुरी तरह जैसे तुम्हारा किसी ने गला दबा दिया हो। मैं ऊपर से परेशान होकर दौड़ती हुई आई तो देखा तुम बेहोश हो। बेबी मुझे तो कुछ याद नहीं, बस इतना जरूर हुआ कि काम करते करते अचानक आंखों के सामने स्याह पर्दा सा आ गया और फिर फौरन ही आंखों का अंधेरा दूर हो गया। वो आंखों का अंधेरा फौरन ही दूर नहीं हुआ, तुम्हें होश आने में 10-15 मिनट लगे हैं। पानी की पूरी बोतल मैंने छींटे मार मार कर खाली कर दी। हाँ बीबी, खाला सज्जो ने अपनी कमीज की तरफ देखा, तुमने तो मुझे पूरा भिगो दिया। फिर खाला क्या करती, तुमने मुझे डरा ही दिया था। सारा उठते हुए बोली, अच्छा अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं बीबी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुस्कुराकर बोली, बस तो फिर काम निपटा लो जल्दी जल्दी, वो लोग आने ही वाले होंगे। सारा ने बताया, काम तो निपट गया, बस ऊपर का बेडरूम रह गया है, वो मैं करके आती हूँ। खाला सज्जो ने कहा, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। सारा नहीं चाहती थी कि वो अकेली ऊपर जाए। आ जाए फिर, खाला सज्जो बोली। वो दोनों ऊपर पहुंची। इस मर्तबा किसी किस्म की बदबू महसूस न हुई। खाला सज्जो ने सारा से चाबी लेकर ऊपर का कमरा खोला। अभी दरवाजा खोला ही था कि एकदम बदबू का भपका आया। सारा ने फौरन अपने मुंह पर दुपट्टा रखा। ये कैसी बदबू है? शायद अंदर कोई चूहा वगैरह मर गया है। खाला सज्जो ने अपना ख्याल जाहिर किया और दरवाजे में दाखिल हुई। अंदर कोई चीज नजर न आई और बदबू भी फौरन ही गायब हो गई। खाला सज्जो जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगी। इतने में कॉल बेल की आवाज आई। मेरा ख्याल है वो लोग आ गए हैं। सारा उस खिड़की की तरफ बढ़ी जहाँ से गेट के बाहर का मंजर साफ दिखाई देता था। वो तीनों दरवाजे पर खड़े थे। सारा ने शाह साहब को गौर से देखा, फिर वो खाला सज्जो की तरफ देखकर बोली, खाला सज्जो जाओ जल्दी गेट खोलो। खाला सज्जो दरवाजे की तरफ बढ़ी। अचानक खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आई। यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने शीशे पर भारी चीज मारी हो। पहले ठक की आवाज आई, इसके बाद शीशा टूट के गिरने की। खाला सज्जो फौरन पलट कर आई। उसने सारा का हाथ पकड़ा और बोली, आओ बीबी मेरे साथ नीचे चलो। सारा खामोशी से उसके साथ चल दी। नीचे पहुंचकर सारा कुर्सी खिसका कर बैठ गई और खाला सज्जो बाहर का दरवाजा खोलने चली गई।
गेट खोलते ही सबसे पहले सारिम अंदर दाखिल हुआ, फिर शाह साहब, इसके बाद असरार नासिर। खाला ठीक हो? खाला को गेट पर देखकर सारिम को इत्मीनान हुआ। वो शाह साहब के कहने के मुताबिक होश में आ गई थी। जी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाला सज्जो पुरसुकून थी। ये खाला सज्जो हैं, हमारे साथ ही रहती हैं, सारिम ने घर की तरफ बढ़ते हुए कहा। शाह साहब ने एक नजर खाला सज्जो को देखा, बोले कुछ नहीं। सारिम आगे था। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़े हुए शीशे के टुकड़ों पर पड़ी। बेख्तियार उसने ऊपर देखा। ऊपर के बेडरूम की खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था। अरे ये शीशा कैसे टूटा? सारिम ने खाला सज्जो से पूछा, जो सबसे पीछे चल रही थी। साहब अभी टूटा है, मैं बीबी के साथ सफाई करने ऊपर गई थी, खाला सज्जो ने बताया। औरत को बेहोश करके खिड़की का शीशा तोड़ के क्या ये समझ रहा है हम डर जाएंगे? शाह साहब के लहजे में गुस्सा था। क्यों भाई असरार, क्या कहते हो? जी शाह साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, आपको डराना कोई आसान काम तो नहीं, असरार बोला। सारिम ने शाह साहब को ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद अंदर चला गया। सारा उसे देखते ही करीब आई और आहिस्ता से बोली, सारिम ऊपर की खिड़की का शीशा खुद ब खुद टूट गया। हाँ हमने देख लिया, बाहर शीशे के टुकड़े पड़े हैं, सारिम ने लापरवाही से कहा। कोई बात नहीं। अभी ये दोनों खड़े बात ही कर रहे थे कि सारा ने असरार को बाहर जाते देखा। उसने सारिम को मुतवज्जा किया। असरार बाहर क्यों गए हैं? सारिम तेजी से बाहर की तरफ लपका। उसने देखा कि खाला सज्जो झाड़ू से शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों को समेट रही है। उन्हीं टुकड़ों में जो सबसे बड़ा टुकड़ा था वो असरार ने उठा लिया और सारिम की तरफ देख कर बोला, शाह साहब ने मंगवाया है। अच्छा, सारिम ने कहा और वो दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। भाई इस शीशे को यहाँ मेज पर रख दो, इसे हम जाते हुए साथ ले जाएंगे, शाह साहब ने कहा। असरार नासिर ने वो शीशे की मेज पर रख दिया। सारिम साहब, हम घर देखना चाहेंगे, शाह साहब ने उस शीशे के टुकड़े को देखते हुए कहा। आइए शाह साहब, सारिम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। शाह साहब बाहर आए तो सारा सामने ही खड़ी थी। सारिम ने सारा की तरफ इशारा करते हुए कहा, शाह साहब ये सारा है, मेरी बेगम। शाह साहब ने सारा को देखते ही कहा, माशाअल्लाह। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे आंखें बंद करके खड़े रहे। इसके बाद अचानक आंखें खोलकर सारा को दोबारा देखा और अजीब से लहजे में कहा, बेटा आपको सब्र करना होगा। सारिम फौरन बोला, शाह साहब ये बड़ी साबिर खातून है। शाह साहब ने जाने क्या कहा, सारिम ने जाने क्या समझा, लेकिन इस जुमले को सुनते ही सारा पर गहरी उदासी छा गई। वो इस उदासी की वजह नहीं समझ सकी। सारिम सबसे पहले शाह साहब को जीने की तरफ लेकर बढ़ा। शाह साहब की उम्र 70 से कम ना रही होगी, लेकिन उनकी कमर में कोई खम ना था, बिनाई भी ठीक थी, आंखों पर कोई चश्मा ना था। वो पूरे इत्मीनान से जीना चढ़कर ऊपर पहुंचे। उन्होंने छत की कदम दीवार के साथ एक चक्कर लगाया और फिर बेडरूम के दरवाजे के सामने आन खड़े हुए। सारिम ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। वो अंदर दाखिल हुए। उनके होंठ हिल रहे थे, गालिबन वो कुछ पढ़ रहे थे। सारिम और असरार नासिर उनके पीछे दाखिल हुए। कमरे के बीच में खड़े होकर उन्होंने शहादत की उंगली बुलंद की और उंगली की पोर पर फूंक मारी और बहुत तेजी से बाहर निकल आए। दरवाजा बंद कर दें, ताला लगा दें, 3 दिन तक इस कमरे में कोई दाखिल ना हो, शाह साहब ने हुक्म दिया। जी बेहतर। सारिम ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। नीचे चलें, उन्होंने कहा और फिर सबसे पहले खुद सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पूरा घर देखा। घर का हर कमरा, हर कोना खुदरा छान मारा। लाउंज के दरवाजे से घर से बाहर निकल गए। बाहर का एक पूरा चक्कर लगाया और फिर अंदर आ गए। लाउंज के दरमियान खड़े होकर बोले, यहाँ एक कुर्सी डालें। सारिम ने डाइनिंग टेबल के नीचे से एक कुर्सी खींची और शाह साहब के पास रख दी। शाह साहब जीने के दरवाजे की तरफ रुख करके कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने जीने के दरवाजे पर नजर जमा ली जो खुला हुआ था और 2-3 सीढ़ियां नजर आ रही थी। आप सब लोग ड्राइंग रूम में चले जाएं या कहीं और, बस ये जगह खाली कर दें, शाह साहब ने हुक्म दिया। सारा और खाला सज्जो बेडरूम में चली गई। सारिम और असरार ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। शाह साहब लाउंज में तन्हा रह गए। वो सीधे होकर बैठ गए, दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए, आंखें जीने के खुले दरवाजे पर जमा दी और कुछ पढ़ने लगे। शाह साहब बड़े संजीदा नजर आ रहे हैं। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर सारिम ने असरार से कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी तवज्जो से पूरा घर देखा है। असरार बोला, ऊपर का कमरा 3 दिन के लिए बंद करवा दिया है, इसका मतलब है वहाँ कुछ है। सारिम ने कहा, हाँ ऐसा ही मालूम होता है सारिम भाई, बस आप बेफिक्र हो जाएं, यहाँ जो कुछ है शाह साहब उसे खत्म करके ही दम लेंगे। असरार ने बड़े यकीन से कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सारिम ने पुरुमीद अंदाज में कहा, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। असरार नासिर ने यकीन दिलाया। यार असरार, खाने का वक्त होने वाला है, शाह साहब खाना तो खाएंगे ना? सारिम ने पूछा। अरे सारिम भाई, ये गजब मत कर दीजिएगा, वो कहीं जाकर खाना तो बड़ी बात है, चाय भी कबूल नहीं करते। आप इनसे खाने या चाय की बात हरगिज मत कीजिएगा, वरना वो नाराज हो जाएंगे। असरार ने तंबीह की।
अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं खाना खाने पर जरूर इसरार करता, सारिम ने कहा। इधर सारा और खाला सज्जो में गुफ्तगू थी। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था ताकि उनकी गुफ्तगू की आवाज लाउंज में ना आ जाए। सारा बेड की पुश्त से टेक लगाए नीम दराज खाला सज्जो के सामने बैठी थी। खाला सज्जो इस असना में दोबारा लाउंज में झांक चुकी थी। शाह साहब की इधर पीठ थी और घुटनों पर हाथ जमाए जीने के दरवाजे पर नजरें लगाए बहुत तेजी से कुछ पढ़ रहे थे। खाला सज्जो की तरफ पीठ होने की वजह से वो इसे महज बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। जब खाला सज्जो ताक झांक कर बेड पर बैठी तो सारा ने पूछा, क्या कर रही हैं? आए जीने की तरफ मुंह किए बैठे हैं, खाला सज्जो ने बताया। कुछ पढ़ रहे होंगे, सारा ने अंदाजा लगाया। पता नहीं, खाला सज्जो ने गर्दन हिलाई। खाला सज्जो दुआ करो शाह साहब कामयाब हो जाएं, हमें उस खबीस से निजात मिल जाए। ए बीबी, मेरे तो दिल से दुआ है, आज तो उस मनूस ने खिड़की का शीशा भी तोड़ दिया। शीशा तो और लग जाएगा, बस किसी तरह उससे छुटकारा मिल जाए। अरे हमसे छुटकारा चाह रही हो? छुटकारा तो आसान नहीं। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और शाह साहब मुंह अंदर करके बोले, अंदर क्या बैठी हो, आओ बाहर आकर देखो तमाशा। ये कहकर शाह साहब ने पूरा दरवाजा खोल दिया। सारा और खाला सज्जो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। ऐसे ही शाह साहब ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और सारिम और असरार से मुखातिब होकर बोले, अरे यहाँ बैठे क्या बातें बना रहे हो, जरा बाहर तो आओ, देखो बाहर क्या हो रहा है। ये कहकर फौरन वापस पलट गए। सारिम और असरार शाह साहब की बात सुनकर दरवाजे की तरफ लपके। जब ये दोनों दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारा और खाला सज्जो भी अपने कमरे के दरवाजे पर मौजूद हैं। फिर इन चारों ने अपने दरवाजों पर खड़े होकर लाउंज में होने वाला जो तमाशा देखा वो इनकी आवाज गुम करने के लिए काफी था। उन्होंने देखा कि लाउंज में हर तरफ शाह साहब ही शाह साहब हैं। डाइनिंग हॉल की कुर्सियों पर, डाइनिंग टेबल पर, किचन के दरवाजे पर, लाउंज के कालीन पर, जीने के खुले दरवाजे पर कौन सी ऐसी जगह थी जहां शाह साहब मौजूद नहीं थे। लाउंज में हर तरफ शाह साहब भरे हुए थे। कोई बैठा था, कोई लेटा था, कोई खड़ा था। एक शाह साहब लाउंज की दरमियान कुर्सी पर बैठे थे। देखते ही देखते डाइनिंग टेबल की कुर्सियां बीच में बैठे हुए शाह साहब के गिर्द इकट्ठा हो गईं और उन कुर्सियों पर शाह साहब बैठ गए। इस लाउंज में इतने शाह साहब थे कि वो चारों हक्का बक्का होकर उनकी तरफ देख रहे थे। उनके होश उड़े हुए थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था एक के 100 शाह साहब किस तरह बन गए थे। अब तो ये जानना भी मुश्किल था कि उनमें असल शाह साहब कौन हैं। इस नजारे को देखकर असरार नासिर का सर चकराने लगा। उसने सारिम का हाथ पकड़ा और ड्राइंग रूम की तरफ घसीटा। उधर सारा ने खाला सज्जो को अंदर की तरफ धकेला और खुद भी अंदर आकर धार से दरवाजा बंद कर लिया और दोनों कलेजा थाम कर बैठ गईं। सारिम ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया और वो दोनों सोफे पर धम से गिर पड़े। दोनों के ही सर चकराए हुए थे। फिर सारिम ने खुद को संभाला। ये हाथ पांव छोड़ने का वक्त न था। उसे अंदाजा था कि शर्री मखलूक ने उन्हें घेर लिया है। शाह साहब को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। उन्हें मदद की जरूरत थी, लेकिन सवाल ये था कि उनकी किस तरह मदद की जाए। असरार गुमसुम सोफे पर बैठा था। वो उसे छोड़कर खिड़की की तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम की एक खिड़की लाउंज में खुलती थी। सारिम ने जरा सा पर्दा हटाकर लाउंज में झांका। बाहर का वही हाल था। हर तरफ शाह साहब ही शाह साहब भरे हुए थे। कुछ कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वो बिल्कुल एक ही अंदाज में बैठे थे। उन कुर्सियों पर बैठे 6 शाह साहबों में से एक असल शाह साहब थे। सवाल ये था कि असल शाह को पहचाना किस तरह जाए। सारिम ने असरार को अपने पास आने का इशारा किया और जब वो करीब आ गया तो उसने पर्दे की ओर से बाहर झांकने को कहा। असरार ने चंद लम्हे ही बाहर देखा। वो घबरा कर एकदम पीछे हट गया। ये सब क्या है सारिम भाई? असरार हैरान परेशान था। यार मुझे शाह साहब खतरे में दिखाई दे रहे हैं, सारिम ने आहिस्ता से कहा। हाँ खतरे में हो सकते हैं, लेकिन असल शाह साहब है कहाँ? हम कैसे पहचाने? और अगर हम पहचान भी जाएं तो उनके लिए क्या करें? असरार उलझ गया था। पहले असल शाह साहब का पता चले, फिर सोचें कि उनके लिए क्या करें। ये कहकर उसने फिर पर्दे से झांका। सारिम ने बहुत गौर से कुर्सियों पर बैठे हुए 6 हमशक्ल शाह साहबों को देखा। तब उस पर एक बात मुनकशिफ हुई। कुर्सियों पर जितने भी शाह साहब बैठे थे उनमें से सिर्फ एक शाह साहब की पेशानी पर नमाज का निशान था। बाकी किसी की पेशानी पर नमाज का निशान ना था। उसने लाउंज में मौजूद सब शाह साहबों की पेशानी पर नजर डाली। सारिम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई कि उसने असल शाह साहब को पहचान लिया था। अब मसला ये था कि उन हमशक्ल शाह साहबों से उन्हें किस तरह निजात दिलाई जाए। इस सवाल को जहन में रखकर उसने एक मर्तबा फिर बाहर झांका। उसने अपनी नजरें असल शाह साहब पर जमा दी। अचानक शाह साहब ने खिड़की की तरफ देखा। सारिम और शाह साहब की नजरें चार हुई। शाह साहब ने आंखों और सर की जुम्बिश से खफीफ सा इशारा किया। इस इशारे का 100% मतलब ये था कि सारिम बाहर निकलकर उनके करीब पहुंच जाए। उन्होंने इशारे से उसे बाहर बुलाया था। असरार आओ बाहर, सारिम ने असरार से कहा। अरे नहीं भाई सारिम,
क्या गजब कर रहे हैं, हम यहाँ महफूज हैं, असरार ने खौफजदा लहजे में कहा। और शाह साहब जो गैर महफूज हैं, हमें उनकी मदद करना होगी, सारिम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम यहाँ बैठो, मैं शाह साहब के पास जा रहा हूँ। आप शाह साहब को पहचानेंगे कैसे? मैंने पहचान लिया है, मैं शाह साहब को अकेला नहीं छोड़ सकता। सारिम ने दरवाजा खोल दिया। सारिम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो इन बेशुमार शाह साहबों के दरमियान से निकले कैसे। ये तो उसे आगे बढ़ता देखकर फौरन दबोच लेंगे, देखा जाएगा। उसने गैर इरादी तौर पर एक जुनूनी फैसला किया और शाह साहबों के समंदर में छलांग लगा दी। यकीनन ये एक खतरनाक फैसला था, खुदकुशी के मुतरादिफ कुछ भी हो सकता था। ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हुए उसने बाहर निकलने के खतरनाक नताइज पर गौर करने की जहमत गवारा न की थी। शायद इसकी वजह शाह साहब की आंखों का इशारा था। इस इशारे के अलावा शाह साहब की मदद करने का जज्बा भी शामिल था। खैर, जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसने फैसला कर लिया कि इन हमशक्ल शाह साहबों के दरमियान तेजी से घुसता चला जाएगा। अगर असल शाह साहब तक पहुंचने के लिए जोर आजमाई करना पड़ी तो करेगा, लेकिन जोर आजमाई की कतन जरूरत ना पड़ी। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे रास्ता मिलता गया। वो इन शाह साहब के दरमियान से ऐसे गुजर गया जैसे पानी में से मछली। किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई परेशानी ना हुई। वो जिस जगह से गुजरा वहां से चश्मददन में शाह साहब गायब होते गए। वो तेजी से असल शाह साहब के करीब पहुंच गया। शाह साहब ने उसे इशारे से पानी मांगा। सारिम फौरन फ्रिज की तरफ बढ़ा। उसने ये देख लिया था कि वो जिस रास्ते से गुजर कर शाह साहब तक पहुंचा है वो अभी तक बिल्कुल साफ है। इसका मतलब था कि वो जहां से गुजरेगा रास्ता साफ होता जाएगा। इसलिए वो बेधड़क फ्रिज की तरफ बढ़ा। पूरे इत्मीनान से फ्रिज से बोतल निकाली और डाइनिंग टेबल पर रखा गिलास उठाया। बोतल खोलकर पानी निकाला और गिलास में भरकर उसी रास्ते से वापस आया जो साफ हो गया था। पानी उसने शाह साहब को दिया। गिलास पकड़कर शाह साहब ने पानी पर फूंक मारी और गिलास सारिम को वापस देते हुए बोले, इसे जमीन की 3 सीढ़ियों पर डाल दो। सारिम गिलास लेकर जीने के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके बढ़ते ही जीने का रास्ता साफ होता गया। उसने पूरे इत्मीनान से जीने की पहली, दूसरी और तीसरी सीढ़ी पर पानी डाल दिया और वापस पलटा। दरवाजा बंद कर दो, शाह साहब ने उसे वापस आते देखकर कहा। सारिम ने हुक्म सुनते ही दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा क्या बंद हुआ, गोया घर में एक भौचाल सा आ गया। गिद्धों की करिया चीख और परों की तेज फड़फड़ाहट सुनाई देने लगी। सारिम भागकर शाह साहब के पास गया और उनके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लाउंज में बेशुमार गिद्ध उड़ रहे हों, दिखाई नहीं दे रहे थे। अलबत्ता ये जरूर हो रहा था कि परों की फड़फड़ाहट के दरमियान नकली शाह साहब हवा में तहलील होते जा रहे थे। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। शाह साहब रहे ना फड़फड़ाहट की आवाज। सारिम जल्दी से भागकर बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा। वो दरवाजा अंदर से बंद था। सारिम ने दरवाजे पर दस्तक देकर आवाज लगाई, सारा दरवाजा खोलो। आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। सारा ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। गालिबन उसने गिद्धों की करिया चीखों और परों की फड़फड़ाहट सुनी होगी। सारा तुम ठीक हो? सारिम ने पूछा। हाँ, हम दोनों ठीक हैं। सारा ने सारिम की तरफ पुरतशवीश अंदाज में देखते हुए पूछा, बाहर क्या हंगामा था? अभी बताऊंगा, फिलहाल तुम अंदर बैठो और दरवाजा बंद कर लो, सारिम ने कहा। सारा ने फौरन पीछे पलटकर दरवाजा बंद कर लिया। सारिम वापस पलटकर शाह साहब की तरफ आया। वो तेजी से आंखें बंद करके कुछ पढ़ रहे थे। उसने लाउंज में चारों तरफ देखा। लाउंज में अब कुछ न था। सारिम ने शाह साहब को पढ़ते देखकर मदाखलत करना मुनासिब न समझा। वो वापस ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ता कि असरार नासिर का हाल देखे। ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद था। शायद असरार ने उसके निकलते ही दरवाजा बंद कर लिया था। सारिम ने हैंडल पर हाथ रख कर देखा तो दरवाजा खुल गया। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसने देखा कि असरार नासिर सोफे पर लंबा लंबा लेटा है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है। सारिम को देखकर उसकी जान में जान आई। वो फौरन उठकर बैठ गया। सारिम ने कुछ कहे बगैर उसका हाथ पकड़ा और ड्राइंग रूम से बाहर लेकर आ गया। शाह साहब अभी पढ़ने में मसरूफ थे। सारिम ने उनके इर्द गिर्द पड़ी कुर्सियां डाइनिंग टेबल के साथ लगा दी और वो दोनों आमने सामने बैठ गए। अब उनकी तरफ शाह साहब की पीठ थी, लेकिन शाह साहब को यह अंदाजा था कि सारिम और असरार उनकी पुश्त पर मौजूद हैं। शाह साहब जीने के दरवाजे की तरफ रुख किए बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखे बगैर एक उंगली हिलाकर अपने करीब आने का इशारा किया। सारिम फौरन उठकर उनके सामने आ गया। जी शाह साहब, दरवाजा खोलो, उन्होंने जीने के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। सारिम ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सीढ़ियों पर नजर पड़ते ही वो सहम कर पीछे हटा। तीनों सीढ़ियों पर जहां उसने पानी डाला था, पानी की जगह खून पड़ा हुआ था। सारिम ने शाह साहब की तरफ रुख मोड़ कर कहा, शाह साहब, सीढ़ियों पर खून है, दरवाजा बंद कर दो। शाह साहब ने फौरन हुक्म दिया। सारिम ने दरवाजा बंद कर दिया और उनकी तरफ देखा जैसे अगले हुक्म का मुंतजिर हो। ताला लगा दो, शाह साहब ने कहा। सारिम ने अंदर से चाबी लाकर दरवाजा लॉक कर दिया।
देखो 3 दिन तक ये दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ हो जाए। शाह साहब ने तंबी की। ये लोग कोशिश करेंगे किसी तरह दरवाजा खुलवा लें। इसके लिए वो कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी कीमत पर ये दरवाजा नहीं खोलना है, समझ गए मेरी बात? जी शाह साहब। सारिम ने फरमाबरदारी के अंदाज में गर्दन हिलाई। इसका मतलब है कि ऊपर के कमरे और जीने का दरवाजा दोनों साथ खुलेंगे? हाँ, साथ खोलेंगे। ये दोनों दरवाजे मैं खुद आकर खोलूंगा, कोई और इसे खोलने की कोशिश ना करे। अपनी बीवी और इस खाला सज्जू को भी समझा देना, कभी वो इस मखलूक के चक्कर में आ जाए। शाह साहब ने बहुत वाज़ेह अंदाज से बात की। शाह साहब ये कौन है? सारिम ने पूछा। भाई, मैंने बताया तो था कि ये पूरा कबीला है, 1-2 हों तो इनके नाम बताऊं। है, इस छोटे से घर में पूरा कबीला आबाद है? सारिम बड़ा हैरान था। हाँ, पूरा कबीला आबाद है और ये बड़ी शर्री मखलूक है, इनसे निजात आसान नहीं। शाह साहब ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मियाँ हम चलते हैं। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम डरने वालों में से नहीं हो और अकल वालों में से भी हो। हम जानते हैं तुमने हमारे हमशक्लों में से हमें कैसे पहचाना। अगर तुम हिम्मत करके हम तक ना पहुंचते और हमें पानी ना देते तो हमें नुकसान पहुंच सकता था। तुमने वाकई बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। अगर तुम ड्राइंग रूम में बंद होकर बैठ जाते तो न जाने इस वक्त क्या सूरत हाल होती। खैर मियाँ, अल्लाह मालिक है, हम चलते हैं। हफ्ते की सुबह हमें लेने आ जाना। ये कहकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सारिम का बेख्तियार जी चाहा कि वो शाह साहब की कुछ खातिर मदारत करे, लेकिन उसे फौरन असरार नासिर की तंबी याद आ गई। वो अपना दिल महसूस कर रह गया। शाह साहब उसके घर से बगैर कुछ खाए पिए जा रहे थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी उसके लिए खतरे में डाल दी थी। उनके लिए तो जो कुछ भी किया जाता कम था। सारिम और असरार उन्हें गाड़ी में उनके घर छोड़ आए। सारिम भाई, आपने शाह साहब को पहचाना कैसे? वापसी में असरार नासिर ने पूछा। भाई, पहले तो मैंने ये अंदाजा किया कि लाउंज में मौजूद सैकड़ों शाह साहबों में से असल शाह साहब कहाँ होंगे। हमने शाह साहब को लाउंज के बीच कुर्सी पर बैठा छोड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें इस वक्त भी कुर्सी पर ही होना चाहिए। कुर्सियों पर नजर डाली तो मालूम हुआ कि लाउंज के बीच एक कुर्सी नहीं बल्कि 5 कुर्सियां और मौजूद हैं और उन पर जो मखलूक शाह साहब बनी बैठी है उनमें से कोई एक असल शाह साहब होंगे। वो सब एक ही तरह एक ही अंदाज में बैठे थे। मैं ऐसे ही एक एक चेहरा देखता गया। जब मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि 6 शाह साहबों में से सिर्फ एक की पेशानी पर नमाज का निशान है, दिल ने कहा यही असल शाह साहब है। वो कुर्सी की कतार में उस वक्त दूसरे नंबर पर थे। मैंने उन पर नजर जमा दी, तब फौरन ही असल शाह साहब भी मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए और उन्होंने सर और आंखों के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। तो फिर मुझे 100% यकीन हो गया कि मैंने शाह साहब को बिल्कुल सही पहचाना है। बस फिर मैं आतिश नमरूद में कूद पड़ा। सारिम ने हंस कर कहा, वाह सारिम भाई, आपने वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया। आपकी जगह कोई और होता तो वो अपने होश गंवा बैठता। असरार नासिर ने तौसीफी नजरों से उसे देखा। यार एक बात तो बताओ, ये बाबा कम्बल कौन है? और तुमने वो कटा हुआ खूनी पंजा और राख उस बंदे को जाकर क्यों दे दी? क्या तुम जादू वादू सीखने के चक्कर में हो? सारिम ने फिक्रमंद होकर पूछा। अरे नहीं सारिम भाई, ऐसी कोई बात नहीं, असरार नासिर ने कहा। बाबा कम्बल बड़े जबरदस्त इल्म के मालिक हैं। उनका असल नाम तो अकमल है, लेकिन वो मशहूर बाबा कम्बल के नाम से हैं। मेरी उनसे अच्छी वाकफियत है, कभी कभी मैं उनके पास चला जाता हूँ और बस। लेकिन शाह साहब ने तो तुम्हें बहुत सख्त किस्म की तंबी की है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोगों से दूर ही रहो तो बेहतर है। इस तरह के लोग ईमान डुबोने वाले होते हैं। अरे नहीं सारिम भाई, मैं कोई बच्चा थोड़ी ही हूँ, मैं हर बात बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, असरार नासिर ने उसे इत्मीनान दिलाने वाले लहजे में कहा। सारिम ने इस मौजू पर ज्यादा बात करना मुनासिब ना समझी, लेकिन उसने ये तय जरूर कर लिया था कि जब्बार को इस मामले से जरूर आगाह कर देगा। वो असरार नासिर को घर पर छोड़कर अपने घर के रास्ते पर हो लिया। जब वो घर पहुंचा तो सारा उसका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। छोड़ा है? सारा ने उसे देखते ही पूछा। हाँ, सारिम ने मुख्तसर जवाब दिया। सारिम, मैं और खाला सज्जू तो अंदर बैठे थे, हुआ क्या ये तो बताओ। सारा रोदास सुनने के लिए बेचैन थी। हाँ बताता हूँ, तुम्हें हर चीज बताना जरूरी है। वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ गया। खाला सज्जू कहाँ है, उन्हें बुलाओ। खाला सज्जू किचन में थी, वो बाहर निकल कर आ गई। सारिम ने सारी रोदात उन दोनों के गोश गुजार कर दी। सारी तफसील बताकर सारिम ने आखिर में कहा, बस अब हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जीने के दरवाजे का ताला किसी कीमत पर भी ना खुले। खाला सज्जू तुम भी और सारा तुम भी इस बात का ख्याल रखना। अभी वापस जाते हुए शाह साहब ने बताया था कि उन्होंने उस शर्री मखलूक को उस हिस्से में कैद कर दिया है। हमारी जरा सी गफलत से कहीं काम खराब ना हो जाए। नहीं होगा सारिम, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि जीने के दरवाजे का ताला ना खुले। उसकी चाबी कहाँ है? सारा ने पूछा। चाबियों के गुच्छे में है, सारिम ने बताया। उसकी चाबी अलग करके कहीं रख दूं? सारा ने पूछा। अलग कर लो, सारिम ने गोया इजाजत दी। लेकिन चाबी रखोगी कहाँ?
ये मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। सारा ने उसकी आंखों में देखा। सारा की नजरों में कोई मफहूम था। चलो ठीक है, सारिम ने उसकी नजरों में छुपा मफहूम समझते हुए कहा। अगरचे सारा को खाला सज्जो पर पूरा भरोसा था, लेकिन एहतियात का तकादा था कि खाला सज्जो को भी चाबी की जगह से लाइल्म रखा जाए, क्योंकि सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि जरा सी लापरवाही किसी बड़े खतरे का पेश खिमा साबित हो सकती थी। सारा ने सारिम को बताकर वो चाबी अपनी ज्वेलरी बॉक्स में डाल दी और ज्वेलरी बॉक्स अलमारी के खुफिया खाने में रख दिया और अलमारी को लॉक कर दिया। आम हालात में अलमारी लॉक न होती थी। सारिम और सारा दरवाजा खुलने के खदशे से बेखबर हो गए। आज जुमेरात थी, बस दरमियान में 2 रातें थी। हफ्ते की सुबह को तो शाह साहब ने आकर खुद अपने हाथों दरवाजा खोल देना था। 2 दिन की ही तो बात थी। ऊपर वाला चाहेगा तो ये 2 दिन भी खैर आफियत से गुजर जाएंगे। बंदा सोचता कुछ है और होता कुछ है, लेकिन जो कुछ हुआ इसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हुआ ये कि असरार नासिर सौराब गोड पर उतरकर सीधा नई कराची पहुंचा। नई कराची के 2 कमरों के मकान में बाबा कम्बल रिहाइश पजीर था। एक कमरा अमलियात के लिए मखसूस था और दूसरे कमरे में 2-4 कुर्सियां और एक तख्त पड़ा था। उस तख्त पर फोम का एक मोटा सा गद्दा बिछा हुआ था और दीवार के साथ 2 मोटे मोटे तकिए रखे हुए थे। उस कमरे में बाबा कम्बल की रिहाइश थी। असरार नासिर ने जब घर का दरवाजा खटखटाया तो कम्बल बाबा तख्त पर बैठा खाना खा रहा था। ये खाना उसने खुद ही पकाया था और वो नहीं चाहता था कि खाने के दरमियान कोई शख्स मुखिल हो। वो इत्मीनान से बैठा खाना खाता रहा। उसने सोचा कि आने वाला खुद ही दरवाजा पीट पीट कर वापस चला जाएगा, लेकिन दरवाजे पर आने वाला वापस जाने के लिए नहीं आया था। दरवाजा पीटने की शिद्दत में लम्हा बलम्हा इजाफा होता जाता रहा। बिलाखिर बाबा कम्बल को खाना छोड़कर उठना ही पड़ा। उसे बेवक्त आने वाले पर गुस्सा था। होने वाला चबाता हुआ और गुस्सा खाता सहन पार करके दरवाजे पर पहुंचा। कौन है भाई? बाबा कम्बल ने दरवाजे पर पहुंचकर पूछा। बाबा खोले, मैं हूँ असरार। दरवाजे के उस पार से पुरजोश आवाज आई। ओ अच्छा। असरार का नाम सुनकर बाबा कम्बल का गुस्सा फौरन काफूर हो गया और उसने एकदम बढ़कर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाबा सलाम। असरार ने बाबा कम्बल की जर्द आंखों में झांका। आ जाओ भाई आ जाओ। बाबा कम्बल ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। उसके अंदर आने के बाद बाबा कम्बल ने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और बोला, आओ इधर आ जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ। क्या तुमने खाना खाया? नहीं बाबा, मैंने अभी खाना नहीं खाया, मैं अभी होटल से जाकर ले आऊंगा, आप खाएं। असरार नासिर ने कमरे में आकर कहा। तो फिर जाकर ले आओ, दोनों साथ ही खा लेते हैं। बाबा ने कहा। ठीक है बाबा, मैं 2 मिनट में लेकर आया। आपके लिए भी कुछ ले आऊं? असरार ने पूछा। हाँ ले आना, मेरे लिए निहारी ले आना, बाबा कम्बल ने चटखारे लेते हुए कहा। ठीक है बाबा, लेता हूँ, असरार नासिर ने वापस जाते हुए कहा। बाबा मेरे पास बड़ी जबरदस्त खबर है, सुनेंगे तो खाना छोड़ देंगे। मैं पहले खाना ले आऊं फिर आकर सुनाता हूँ। जाओ फिर जल्दी से वापस आओ। असरार नासिर भागम भाग गया। गली के मोड़ पर एक छोटा सा होटल था। उसने बाबा कम्बल का नाम लेकर निहारी रोटी खरीदी और वापस आ गया। दोनों ने मिलकर खूब पेट भर खाना खाया। बाबा कम्बल खासा खुश खुराक था। उसने अपने खाने के साथ असरार के लाए हुए खाने में भी हाथ बटाया और खूब हाथ बटाया। खाने के दौरान में असरार नासिर ने बताया, बाबा शाह साहब को मालूम हो गया है कि मैंने पंजा और राख फेंकने के बजाय आपको दे दी है। तो क्या हुआ, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बाबा कम्बल जरा भी परेशान ना हुआ। बाबा वो नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रब्त जब्त रखूं। असरार ने उसे समझाने की कोशिश की। वो कौन होता है हमारे आदमी को हमसे दूर करने वाला? तुम इसकी परवाह मत करो। नहीं मुझे तो परवाह नहीं है, बस इतना जरूर है कि मेरे बड़े भाई तक ये खबर ना पहुंच जाए। असरार नासिर ने फिक्रमंद होकर कहा। ये बात वहां तक कौन पहुंचाएगा? बाबा कम्बल ने पूछा। ये बात सारिम के जरिए उन तक पहुंचेगी, असरार नासिर ने जरिया बताया। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, इसे हम बांध देंगे, वो एक लफ्ज भी तुम्हारे खिलाफ नहीं कह सकेगा, बाबा कम्बल ने लापरवाही से कहा। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। असरार एकदम खुश हो गया। हो जाएगा, बाबा कम्बल ने यकीन से कहा। ये कौन सी बड़ी बात है? बाबा कम्बल ने खाना खत्म करके सहन में रखी हुई पानी की टंकी के नीचे हाथ धोए, तार पर पड़े हुए मैले तौलिए से अपने काले हाथ साफ किए। इतनी देर में असरार नासिर तख्त से खाने के बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में रख आया और वह हाथ धोकर कमरे में आ गया। बाबा कम्बल तकियों से टेक लगाकर बैठ गया था। असरार तख्त के नजदीक एक कुर्सी घसीट कर बर्जुमान हो गया। हाँ भाई असरार, क्या खबर है? वो जबरदस्त, अब बताओ। अब तो मैंने खाना भी खा लिया, खाना छोड़ने का खतरा भी टल गया। बाबा कम्बल ने अपने कंधे तक पड़े बालों पर हाथ। बाबा मैं इस वक्त शाह साहब को उनके घर छोड़कर आ रहा हूँ, असरार ने बात शुरू की। अच्छा हाँ, ये बात मुझे याद ही नहीं रही। हाँ वहाँ का अहवाल बताओ। असरार नासिर ने जवाब में हर वो बात बता दी जो उसने आज सारिम के घर पर देखी थी, और जब उसने ये बताया कि वहाँ एक की जगह सैकड़ों शाह साहब नमूदार हो गए थे तो बाबा तकिया छोड़कर सीधा होकर बैठ गया।
इस बात ने उसके दिल में जाने क्यों हलचल मचा दी। फिर उसने जीने में खून और दरवाजा लॉक करने के बारे में बताया तो वो बेचैन हो गया। असरार, अभी चलो सारिम के घर, उसने बेकरार होकर कहा। मैं ना कहता था कि जबरदस्त खबर लाया हूँ, असरार नासिर फखरी अंदाज में बोला। हाँ भाई, इसमें क्या शक है, बड़ी जबरदस्त खबर है। अगर हमने उनमें से एक को भी पकड़ लिया तो समझ लो वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं तुम्हें वो कुछ सिखा दूंगा जिसकी तुम तमन्ना ही हो। बाबा कंबल ने उसे लालच दिया। है बाबा, असरार नासिर खुश होकर बोला, पर शर्त यही है कि तुम्हें हमें उसके घर ले जाना होगा। उसके घर में दाखिल हो गए तो फिर सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है बाबा, मैं आपको हर कीमत पर वहां पहुंचाऊंगा, बस फिर आपको मुझे अपनी शागिर्दी में लेना होगा। अरे फिक्र क्यों करते हो, मैं तुम्हें अपना पक्का शागिर्द बनाऊंगा। वैसे तुम जानते हो कि मैंने आज तक किसी को अपना शागिर्द नहीं बनाया, बाबा कंबल ने उस पर वाज़ेह किया। इसलिए तो वादा ले रहा हूँ, असरार नासिर ने कहा। अरे पक्का वादा, तुम हमें वहां पहुंचाओ, हम तुम्हें कहीं और पहुंचाएंगे। बाबा कंबल ने अपने सफेद दांत दिखाए। ठीक है, हम वहां जरूर चलेंगे, लेकिन आज नहीं कल। हमें सारिम की गैर मौजूदगी में वहां जाना होगा, असरार नासिर ने राहत दिखाई। बस ये काम तुम्हारा, जिस तरह चाहो और जैसे चाहो करो। बाबा कंबल ने इस पर तकिया कर लिया। सारिम के दफ्तर जाने के बाद सारा बेडरूम पर नींद दराज हो गई थी। खाला सज्जो घर की सफाई सुथराई में लगी थी। जीना लॉक हुए आज दूसरा दिन था। रात आराम से गुजरी थी। कल शाह साहब ने आना था, वो खुद अपने हाथों दरवाजा खोलेंगे। देखो क्या होता है, अल्लाह करे उस मनुष्य से निजात मिल जाए। सारा अभी इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर सारा बेख्तियार चौंक गई। उसने साइड टेबल पर रखे फोन की स्क्रीन पर नंबर देखा। ये कोई अजनबी नंबर था। हेलो, सारा ने टेलीफोन उठाया। सारिम साहब से बात कराएं? सारिम साहब से बात कराएं, उधर से किसी बड़ी भारी आवाज ने पूछा। जी वो तो नहीं है, सारा ने बताया। कहाँ गए हैं, उधर से पूछा गया। वो दफ्तर चले गए, सारा ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें दफ्तर फोन कर लूंगा। आप कौन हैं, सारा ने पूछा, लेकिन इतनी देर में उधर से सिलसिला मुनक़ता हो चुका था। फोन आना कोई ऐसी हैरत की बात न थी। सारिम के फोन आते ही रहते थे, लेकिन इस फोन को सुनकर एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ, जैसे उस फोन के पीछे कोई असरार छुपा हो। उस फोन के पीछे वाकई असरार छुपा था। असरार नासिर, ये फोन उसने एक पीसीओ से किया था और आवाज बदल कर किया था। अगर वो आवाज बदल कर ना भी करता तो इससे कोई फर्क न पड़ता, क्योंकि सारा असरार की आवाज पहचानती न थी। सारा कमरे से बाहर निकल आई। बाहर निकली तो उसने देखा कि खाला सज्जो जीने के दरवाजे के नजदीक सर झुकाए खड़ी है। सारा का दिल धक से रह गया, कहीं खाला ने दरवाजा तो नहीं खोल दिया। फिर उसे याद आया कि वो दरवाजा किस तरह खोल सकती है। चाबी तो अलमारी के लॉकर में पड़ी है और खाला सज्जो इस बात से लाइल्म है कि चाबी कहाँ है। फिर खाला सज्जो दरवाजे के नजदीक क्यों खड़ी है? क्या हुआ खाला, सारा ने तेजी से नजदीक आते हुए कहा। खाला सज्जो ने उसकी कोई बात का जवाब न दिया। वो इसी तरह सर झुकाए खड़ी रही। सारा उसके नजदीक पहुंच चुकी थी। दरवाजे के नजदीक पहुंचकर सारा को मालूम हो गया कि खाला सज्जो वहां खड़ी क्या कर रही है। उसने भी कान लगाकर दरवाजे के पीछे होने वाली हलचल का अंदाजा लगाया। दरवाजे के पीछे से बहुत ज्यादा खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी और बार बार दरवाजे के साथ कोई चीज टकरा रही थी। यूं लग रहा था जैसे दीने में बेशुमार गिद्ध उड़ रहे हों और उनकी चोंचें दरवाजे से टकरा रही हों। सारा खाला सज्जो का हाथ पकड़कर उसे वहां से हटा लाई। किचन के नजदीक आकर उसने पूछा, ये आवाजें कब से आ रही हैं? सारा बीबी, मैंने अभी सुनी है, खाला सज्जो ने बताया। शाह साहब ने उन्हें कैद कर दिया है, शायद कि आजाद होने की कोशिश कर रहे हैं। सारा ने अपना ख्याल जाहिर किया। ए फड़फड़ाने दो, खुद ही थक हार कर बैठ जाएंगे। खाला सज्जो ये कहकर काम में लग गईं। सारिम के घर के नजदीक एक रक्षा रुका। उस रक्षे से उतरकर असरार नासिर गेट की तरफ बढ़ा, जबकि बाबा कंबल रक्षे ही में बैठा रहा। असरार नासिर ने गेट के एक तरफ लगा कॉल बेल का बटन दबाया। अंदर डिंग डोंग की आवाज आई तो सारा ने कहा, देखना खाला सज्जो, बाहर गेट पर कौन है? अच्छा बीबी, देखती हूँ। खाला सज्जो झाड़ू छोड़कर खड़ी हो गई। अच्छा ठहरो, तुम काम करो, मैं देखती हूँ। ये कहकर सारा बाहर निकली। वो घूमकर मेन गेट पर पहुंची। कौन है? उसने गेट खोलने से पहले पूछा। सारा भाभी, दरवाजा खोले, मैं हूँ असरार नासिर। एक मिनट, सारा ने कहा और गेट खोल दिया। सामने असरार नासिर मिस्कीन सूरत बनाए खड़ा था। भाभी, मैं अंदर आ सकता हूँ? असरार नासिर ने उसे गेट पर जमे हुए देखकर कहा। सारिम घर पर नहीं है, सारा ने जरा घुमा कर जवाब दिया। सारा भाभी, मुझे शाह साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि वो कल आएंगे और खुद ही अपने हाथों से ताला खोलेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश ना करे। मेरे साथ उन्होंने एक साहब को भेजा है और कहा है कि ये घर चेक करेंगे। दरवाजा बंद किए 24 घंटे हो चुके हैं। ये देखेंगे कि कोई गड़बड़ तो नहीं।
अगर कोई गड़बड़ होगी तो फौरन जाकर शाह साहब को मुत्तला करेंगे, फिर जैसा शाह साहब हुक्म करेंगे इस पर अमल होगा। असरार ने बड़ी मासूम सूरत बनाकर भरपूर ड्रामा किया। सारा ने गेट के बाहर की तरफ देखा, वहां उसे कोई नजर न आया। कौन साहब हैं? वो रक्शे में बैठे हैं, आप कहें तो बुला लाऊं? देखो, शाह साहब ने दरवाजा खोलने की सख्त ताकीद की थी। सारा ने उसे याद दिलाया। हाँ सारा भाभी, अब भी उन्होंने यही हुक्म दिया है। ये साहब सिर्फ घर चेक करेंगे, दरवाजे को हाथ नहीं लगाएंगे। वैसे भी दरवाजे की चाबी तो आपके पास होगी, चाबी के बगैर दरवाजे का ताला कैसे खुलेगा? असरार ने बड़े यकीन से कहा। फिर मैं जो मौजूद हूँ, मैं उन्हें शाह साहब की हिदायत के खिलाफ कोई काम कैसे करने दूंगा? ठीक है, आप इन साहब को ले आए। सारा गेट छोड़कर घर की तरफ बढ़ी। इजाजत मिलते ही जैसे असरार के बदन में करंट दौड़ गया, वो भागा हुआ रक्शे के पास पहुंचा और उजलत भरी खुशी में बोला, बाबा जल्दी चले। अरे खुल गया रास्ता। बाबा कंबल की खुशी से बाँचें खिल गईं। हाँ बाबा जल्दी आए, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने शौहर से बात करने की कोशिश करे। असरार ने घबरा कर कहा, कहीं मामला खराब ना हो जाए। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, ये ख्याल इसके जहन से निकाल देते हैं। बाबा कंबल ने बामुश्किल रक्शे से निकलते हुए कहा। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था, बामुश्किल रक्शे में ठुस कर बैठा था। अब उतरते हुए उसे मुश्किल पेश आई। असरार नासिर ने रक्शे वाले से कहा कि वो रक्शा एक तरफ लगा ले, वो दोनों 10 मिनट में वापस आते हैं। घर की तरफ वापस पलटते हुए सारा के जहन में था कि वो सारिम को नई सूरत हाल से आगाह कर दे। वैसे खतरात की कोई बात न थी, क्योंकि असरार नासिर साथ आया था और उसने दरवाजा खोलने का आदा किया था। वो तो महज इत्तलान सारिम से बात करना चाहती थी, लेकिन घर में दाखिल होते हुए ये बात उसके जहन से यूं निकल गई जैसे जहन में आई ही ना हो। चंद मिनटों के बाद असरार नासिर लाउंज के दरवाजे से घर में दाखिल हुआ। उसके पीछे बाबा कंबल था। सारा और खाला सज्जो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। सबसे पहले बाबा कंबल पर खाला सज्जो की नजर पड़ी। वो घबरा कर सारा के करीब हो गई। हाय बीबी, ये क्या चीज है? और जब सारा ने बाबा कंबल को देखा तो वो खुद भी लरस कर रह गई। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, या अल्लाह खैर। अब वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर फटी आंखों से उस शख्स को देख रही थी जो असरार नासिर के साथ घर में दाखिल हुआ था। वो एक 6.5 फुट का लंबा चौड़ा मोटा ताजा और काला भुजंग शख्स था। कंधे पर पड़े हुए लंबे और उलझे हुए बाल, आंखों में जर्दी, इंतहाई खौफनाक चेहरा, ऐसा कि देखते ही बंदा लरज उठे। या अल्लाह, ये शाह साहब ने किसको भेज दिया? वो दोनों सहम कर ड्राइंग रूम के दरवाजे के अंदर की तरफ हो गई और आधा दरवाजा बंद कर लिया। बाबा कंबल इस वक्त सफेद कुर्ते और तहबंद में मलबूस था और सर पर सफेद मैली सी टोपी थी। वो अपने तौर पर मुअज़्ज़िज़ शख्स बनकर आया था कि शाह साहब का भेजा हुआ बंदा लगे, लेकिन उसकी सफेद पोशी भी उसके अंदर की खबासत को छुपाने में नाकाम रही थी। वो सीधा जीने के दरवाजे की तरफ बढ़ा और असरार नासिर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ ताकि वो दोनों बाहर ना निकले और उन्हें इसकी वजह से तसल्ली भी रहे। बाबा कंबल ने बंद दरवाजे पर अपना काला हाथ रखा तो अंदर परों की फड़फड़ाहट बेपनाह तेज हो गई। गिद्ध ठक ठक करके दरवाजे के पीछे टकराने लगे। बाबा कंबल दरवाजे पर हाथ रख के जेरे लब कुछ पढ़ता रहा। चंद लम्हे के बाद उसने दरवाजे से हाथ हटाकर असरार की तरफ देखा और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे नीचे की तरफ दबाया तो कट की आवाज आई। लॉक खुलते ही दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। बाबा कंबल हैंडल पकड़कर नीचे बैठ गया और हैंडल पकड़े पकड़े उसने इतना जोर खोला कि उसका बदसूरत हाथ अंदर जा सके। उसने अंदर हाथ डालकर इधर उधर घुमाया। जैसे ही मतलूबा शय उसके हाथ में आई, वो तीर की तरह खड़ा हुआ। थोड़ा सा मजीद दरवाजा खोलकर अपना हाथ बाहर निकाला और खुशी भरे लहजे में चीखा, असरार भागो। असरार नासिर ने देखा कि बाबा कंबल के हाथ में एक फड़फड़ाता हुआ गिद्ध है जिसे उसने गर्दन से पकड़ा हुआ था और वो जीने का दरवाजा बंद करके बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ गया था। उसे घर से निकलते देखकर असरार नासिर भी उसके पीछे भागा। ये देखकर वो खुश हो गया था कि बाबा जिस मकसद से यहाँ आया था वो पूरा हो गया था। अब यहाँ रुकना बेकार था। उसने सारा से अलविदाई कलमात कहने की भी जरूरत ना समझी। वो बाबा के पीछे भागा। असरार नासिर घर से निकला और मेन गेट की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि बाबा कंबल दौड़ता हुआ मेन गेट से बाहर निकल रहा है। वो बहुत तेजी से दौड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा कंबल रक्शे में बैठकर ये जाए वो जाए और वो सड़क पर खड़ा सिर्फ रक्षा देखता रह जाए। बाबा कंबल ने रक्शे में रखे हुए एक लकड़ी के पिंजरे में उस गिद्ध को डाला और रक्शे वाले से बोला, चलो भाई जल्दी करो। इतने में असरार नासिर भी हाँफता कांपता रक्शे के नजदीक पहुंच गया। उसे देखकर बाबा कंबल ने रक्शे में जगह बनाई और बोला, आओ असरार, फटाफट आओ। जी बाबा, असरार ने कहा और उसके रक्शे में घुसते ही रक्शे वाले ने रक्षा तेजी से घुमाया और फिर उसे तेजी से दौड़ाने लगा। सारा ने जब ये देखा कि वो दोनों भागते हुए घर से निकल गए हैं तो उसे फौरन गड़बड़ का एहसास हुआ। वो दरवाजा खोलकर बाहर आई। पीछे खाला सज्जो थी। अभी उसने एक कदम बाहर निकालकर जीने के दरवाजे की तरफ देखा ही था कि सामने का मंजर देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने अपने पीछे खड़ी खाला सज्जो को
اندر دھکیلا اور خود بھی اندر آ کر جھٹ سے دروازہ بند کر لیا۔ سارا جلدی سے پردے کی طرف بڑھی۔ اس نے ذرا سا پردہ ہٹا کر باہر کی طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ زینے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا ہے اور وہاں سے گدھ نکل کر اڑتے ہوئے لاؤنج کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ دیر تک زینے کے دروازے سے لاؤنج کے دروازے تک گدھوں کا تانتا بندھا رہا۔ جانے کتنے گدھ تھے جو اڑتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ جب سارے گدھ دروازے سے نکل گئے تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے باہر کا جائزہ لیا۔ اب وہاں کچھ نہ تھا۔ زینے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسرار ناصر اس قدر عجلت میں اس سے کچھ کہے بغیر، کچھ بتائے بغیر کیوں چلا گیا، اور وہ کالا دیو یہاں کیوں آیا تھا اور کیا کر کے چلا گیا تھا۔ سارا نے اسے گدھ لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شاہ صاحب کا حکم تھا کہ کوئی دروازہ نہ کھولے۔ اسرار ناصر نے بھی شاہ صاحب کے حکم کو دہرایا تھا اور کہا تھا کہ وہ کسی قیمت پر دروازہ نہ کھلنے دے گا، لیکن یہ کیا ہوا کہ دروازہ کھل گیا جبکہ چابی اس کے پاس تھی۔ آخر بغیر چابی کے دروازہ کیسے کھل گیا؟ بہرحال شاہ صاحب کی حکم عدولی ہو چکی تھی اور سارا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ الٹ گیا ہے اور اسرار ناصر کا پسرار فرار اس بات کا بین ثبوت تھا کہ معاملہ خراب کرنے میں اس کا بھرپور ہاتھ ہے، اور یہ سب کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خالہ سجو باہر کا گیٹ بند کر کے آؤ، اس نے خالہ سے کہا اور خود بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بارے میں سارم کو بتانا ضروری تھا۔ اسے خیال آیا کہ وہ اسرار ناصر کے آنے کی اطلاع سارم کو دینا چاہتی تھی، لیکن گھر میں آتے آتے جانے کیا ہوا کہ وہ یہ بات بھول گئی۔ اگر وہ ان کی آمد کی اطلاع سارم کو دے دیتی تو وہ فوراً اسرار سے بات کر کے اپنی تسلی کرتا، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا۔ اب تو جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بارے میں سارم کو بتانا بہت ضروری تھا۔ اس نے سارم کا موبائل نمبر جلدی پنچ کیا۔ ہاں سارا، ادھر سے سارم نے فون اٹینڈ کیا۔ سارم، کیا تم اس وقت گھر آ سکتے ہو؟ سارا نے اپنا لہجہ گھبراہٹ سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ فوری طور پر تو نہیں آ سکتا، لیکن معاملہ کیا ہے؟ سارم نے پوچھا۔ سارم، معاملہ بہت گمبھیر ہے، وہ ہو گیا جس کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سارا، ایسا کیا ہو گیا؟ سارم پریشان ہوا۔ زینے کا دروازہ کھل گیا ہے، سارا نے اطلاع فراہم کی۔ خود بخود؟ سارم حیران ہو کر بولا۔ نہیں، خود بخود نہیں کھلا، ابھی اسرار ناصر ایک خبیث صورت شخص کے ساتھ آئے تھے۔ پھر؟ سارم نے بے قراری سے پوچھا۔ جواب میں سارا نے مختصر طور پر ساری رودات بیان کر دی۔ وہ رودات سن کر چکرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسرار ناصر کس شخص کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور وہ شخص کیا کر کے چلا گیا۔ البتہ یہ بات ضرور واضح ہو گئی تھی کہ زینے کے دروازے کا تالا بغیر چابی کے کھل گیا تھا اور وہ گدھ جنہیں شاہ صاحب نے زینے میں قید کر دیا تھا وہ آزاد ہو گئے تھے۔ اچھا سارا، سارم پوری بات سن کر اس سے مخاطب ہوا۔ تم فی الحال ایسا کرو کہ زینے کا دروازہ دوبارہ لاک کر دو، میں اسرار ناصر کو ٹریس کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ اصل میں معاملہ کیا تھا۔ یہ بتاؤ، ابھی تو گھر میں سکون ہے؟ سارم نے پوچھا۔ جی، سارا نے پورے یقین سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سارم نے کہا، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجھے فوراً بتا دینا، میں سارا کام چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کر دوں گی، ویسے تم پریشان مت ہو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ سارا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اوکے سارا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے فوراً ہی جبار ناصر سے رابطہ قائم کیا۔ جبار دفتر میں موجود تھا۔ اس کی آواز سن کر چہک کر بولا، ہاں چندہ، کیسے ہو یار؟ وہ اس وقت اسرار کہاں ہوں گے؟ سارم نے پوچھا۔ گھر پر ہوگا، بڑا سو رہا ہوگا۔ کیوں، خیریت؟ جبار نے کہا۔ ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا، کیا ان کے پاس موبائل ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے پاس موبائل ہے، لیکن مجھے اس کا نمبر معلوم نہیں۔ تم ایسا کرو نا، گھر فون کر لو، اول تو وہ گھر میں ہوگا، اگر نہیں ہوا تو مہناز سے پوچھ لینا، اس کے پاس ضرور موبائل نمبر ہوگا۔ جبار نے راستہ بتایا۔ ٹھیک ہے، اوکے، تم سے میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا، فی الحال جلدی میں ہوں۔ سارم نے فون بند کر کے جبار ناصر کے گھر کا فون نمبر ملایا۔ فون مہناز نے اٹھایا۔ ہاں بھابھی، کیا حال ہے؟ سارم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، سارا کیسی ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ جی وہ بھی بھلی چنگی ہے، سارم نے جواب دیا۔ انہیں لے کر آئے نا، ایک عرصہ ہو گیا ملے ہوئے، مہناز نے شکوہ کیا۔ اچھا، میں لے کر آؤں گا، سارم نے جلدی سے جان چھوڑائی۔ پھر اصل موضوع پر آ گیا۔ بھابھی یہ بتائیے کہ اسرار ہیں کیا گھر پر؟ نہیں، آج تو وہ صبح ہی کے نکلے ہوئے ہیں، مہناز نے فوراً کہا۔ ان کا موبائل نمبر ہے آپ کے پاس؟ سارم نے پوچھا۔ جی ہاں، چاہیے آپ کو؟ مہناز نے تصدیق چاہی۔ ہاں بتائیں، سارم نے کہا۔
मेहनात ने असरार नासिर का मोबाइल नंबर बताया। सारिम ने नंबर नोट करके एक दो इधर उधर की बातें की और फिर खुदा हाफिज कहकर फोन मुनक़ता कर दिया। मेहनात के बताए हुए नंबर को पहले सारिम ने अपने मोबाइल में फीड किया, फिर नंबर मिलाया, नंबर नहीं मिला। उसने वक्फे से 2-4 बार नंबर मिलाया लेकिन नहीं मिला, शायद उसका मोबाइल ऑफ था। अपना काम पैकअप करके सारिम जल्द ही घर पहुंच गया। उसने सारा से चाबी लेकर जीने का दरवाजा खोल कर देखा, वहां कुछ ना था, अलबत्ता बदबू जरूर आ रही थी। सारिम ने दोबारा दरवाजा लॉक कर दिया। मेरी समझ में ये नहीं आया सारा कि वो लोग करने क्या आए थे। तुम्हारे ख्याल में वो 10 मिनट से ज्यादा घर में नहीं रहे? उन्होंने ताला कैसे खोल लिया और फिर तेजी से भागे क्यों? सारिम उलझ गया था। मुझे नहीं मालूम सारिम, मैं उस मनहूस शक्ल को देखकर खौफजदा हो गई थी और हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए थे। कुछ देर के बाद बड़ी जोर की आवाज आई, असरार भागो। ये आवाज सुनकर जब मैं दरवाजे पर आई तो असरार नासिर दरवाजे की तरफ भागते नजर आए। वो खबीस शख्स पहले ही घर से निकल चुका था। सारा के जो कुछ इल्म में था दोहराया। शायद वो किसी चीज से खौफजदा होकर भागे। सारिम ने ख्याल जाहिर किया। नहीं, वो शख्स किसी से खौफजदा होने वाला नहीं लग रहा था, बल्कि डराने वाला लग रहा था। उसे देखकर तो अच्छा खासा आदमी कांप उठे। सारा ने कहा। ऐसे किस शख्स को लेकर आया असरार? सारिम सोच में पड़ गया। वो कह रहे थे कि इस शख्स को शाह साहब ने घर चेक करने के लिए भेजा है, सारा ने बताया। मेरा ख्याल है कि असरार ने कोई खेल खेला है। वो जिस शख्स को लेकर आया है वो मुझे बाबा कम्बल मालूम होता है। सारिम बड़ी हद तक सही नतीजे पर पहुंच गया था। वो फिर कुछ सोचकर बोला, सारा मैं शाह साहब के पास होकर आता हूँ, उन्हें सारे मामलात से आगाह करना जरूरी है। सारिम, शाह साहब कल तो आएंगे ही, फिर सुबह जाकर ही उन्हें सूरत हाल से आगाह कर देना। अब तो जो होना था हो गया। सारा ने अपनी राय दी। नहीं सारा, मुझे शाह साहब को फौरन जाकर बताना चाहिए। हो सकता है कि वो नाराज हो जाएं कि मुझे फौरन क्यों इत्तला नहीं दी। सारिम ने अपना ख्याल जाहिर किया। तुम देख लो सारिम, जैसा मुनासिब समझो वो करो। सारा ने बिलाखिर फैसला सारिम पर छोड़ दिया। मुझे जाना ही होगा। सारिम ने अपना फैसला सुनाया। और जब सारिम शाह साहब के आस्थाने पर पहुंचा तो उसने यहाँ का मंजर यकसर मुख्तलिफ पाया। एक तो घर का पूरा गेट खुला हुआ था और उसे अंदर लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे। दूसरे घर की दीवार के साथ मोटरसाइकिलें खड़ी थी, एक पुरानी गाड़ी भी खड़ी थी, कुछ साइकिलें भी थी। सारिम ने अपनी गाड़ी एक तरफ पार्क की और सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे में दाखिल हुआ। कमरे में काफी लोग बैठे हुए नजर आए। एक तरफ कुछ औरतें भी थी, हर शख्स के हाथ में सब्ज तस्बीह थी, हर शख्स ज़ेरे लब विर्द में मसरूफ था। कमरे में कोई शोर गुल और अफरात तफरी ना थी। शाह साहब बड़े मोंडे पर बरजमान थे। सामने एक छोटे मोंडे पर एक औरत बैठी थी। शाह साहब उससे सवाल जवाब कर रहे थे। मसरत हस्बे मामूल खाली पड़ी थी। सारिम जूते उतार कर आगे खाली जगह पर सब्ज कालीन पर बैठ गया। उसे नहीं मालूम था कि शाह साहब से मिलने का तरीका क्या है। उसने सोचा खामोशी से बैठ जाए, कुछ देर में खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि शाह साहब तक पहुंचने का तरीका क्या है। सारिम शाह साहब की तरफ मुतवज्जा था। अचानक वो औरत उठी और अपनी चादर संभालती हुई बाहर निकल गई। शाह साहब ने लोगों के मजमे पर नजर डाली तो उन्हें आगे ही सारिम बैठा नजर आया। उनकी आंखों में हैरत उभरी, दोनों की आंखें मिली। शाह साहब ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। इशारा मिलते ही वो फौरन उठकर शाह साहब के सामने पहुंच गया। शाह साहब ने मोंडे पर बैठने का इशारा किया। सारिम मोंडा उनके नजदीक करके बैठ गया। शाह साहब, मैं माफी का ख्वासगार हूँ। आपने दरवाजे की हिफाजत का हुक्म दिया था। आपने फरमाया था। मियाँ एक मिनट ठहरो। शाह साहब ने एकदम उसे बात करने से रोक दिया। फिर उन्होंने गर्दन मसनद की तरफ मोड़ दी जिस पर 2 गाँव तकिए रखे हुए थे। वो बगौर सफेद चादर की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मसनद पर बैठा हुआ हो और वो दिल ही दिल में उनसे मुखातिब हो। कुछ देर यकटक सफेद चादर की तरफ देखने के बाद उन्होंने फिर रुख फेरा और सारिम के चेहरे पर नजरें जमा दी और आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। भाई, पहली बात तो यह है कि हमने किसी को तुम्हारे घर नहीं भेजा। वो चोर था और जो कुछ चुरा कर ले गया है इससे उसे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, उल्टा अजाब में मुब्तला होगा। अलबत्ता उसने हमारा अमल जरूर तबाह कर दिया। सारिम को बड़ी हैरत हुई कि अभी उसने जुबान ही खोली थी कि शाह साहब ने उसकी जुबान बंदी करके जो बताया उससे सारिम को अंदाजा हो गया कि शाह साहब को इस पूरी वारदात का इल्म हो गया है। सारिम को पहले असरार नासिर पर शुबा था, अब यकीन हो गया था कि वो झूठ बोलकर उसके घर में दाखिल हुआ। वो इस जादूगर को अपने साथ लाया और कोई चीज चुराकर जिसकी अभी वजाहत नहीं हुई निकल गया। शाह साहब, वो चोर कौन था और मेरे घर से क्या चुरा ले गया? सारिम ने हिम्मत करके पूछा। वो चोर असरार का गुरु था, अकमल उल मारूफ बाबा कंबल, और तुम्हारे घर से एक गिद्ध पकड़ कर ले गया है। हमारा उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं गया, वरना तुम्हें अकेले में तंबी कर देते। खैर, अब ये वारदात हो गई।
ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया, हमारी बांधी हुई मखलूक आज़ाद हो गई, हमारी हफ्ते भर की मेहनत ज़ाया हो गई। अब मियाँ बताओ हम क्या करें? हम 75 साल के हो चुके हैं। पढ़ना पढ़ाना हमारे लिए आसान नहीं रहा, वरना हम इस चोर को जरूर मजा चखा देते। शाह साहब ने तासुफ से कहा, ये सब किया धरा असरार नासिर का है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सारिम को गुस्सा आ गया। असरार को जादू सीखने का शौक है, वो अपने शौक के हाथों मजबूर है। उसका गुरु तो नुकसान उठाएगा ही, बचेगा असरार भी नहीं। तुम्हें किसी लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं, जल्द ही तुम्हारे सामने सब कुछ आ जाएगा। अच्छा मियाँ, अभी हमें बहुत लोगों से बात करनी है। शाह साहब ने फैसला सुना दिया। सारिम उठकर खड़ा हो गया। उसकी समझ में ना आया कि वो शाह साहब से क्या बात करे। इसमें कोई शक ना था कि शाह साहब ज़ईफ थे। उन्होंने अपनी उम्र 75 साल बताई थी। इस उम्र में तो लोग बिस्तर पर पड़ जाते हैं, जबकि उन्होंने इसके लिए खासा फाल किरदार अदा किया था। उसकी बदकिस्मती कि उसके घर को आग लग गई घर के चिराग से। अच्छा शाह साहब, मैं चलता हूँ। वो मोंडे से उठकर खड़ा हो गया। हाँ मियाँ जाओ, शाह साहब बोले। मैं आपका ममनून हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ लाए और उस शर्री मखलूक से निजात दिलाने की कोशिश की। हम लोगों की कोताही से आपकी कामयाबी नाकामी में बदल गई। होता वही है जो अल्लाह चाहता है। बेशक मियाँ बेशक, शाह साहब ने बड़े यकीन से कहा। शाह साहब, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सारिम बहुत मौतबाना अंदाज में उनके सामने झुका और उल्टे कदम दरवाजे से निकल आया। वो सीढ़ियां उतर रहा था। उसके दिल पर अजीब उदासी छा गई। वो थके थके अंदाज में अपनी गाड़ी में बैठा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। शाह साहब ने इस मामले से अपना हाथ उठा लिया था। इस बात ने उसे बहुत अफसुर्दा कर दिया था और ये सब किया धरा असरार का था। असरार पर उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। उसका जी चाह रहा था कि जाकर उसके मुंह पर एक ऐसा मुक्का मारे कि उसकी शक्ल बिगड़ कर रह जाए। वो दो मुतजाद कैफियतों में फंसा। घर पहुंचा तो सारा ने उसका चेहरा देखते ही अंदाजा लगा लिया कि मामला इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। वो 7 साल से सारिम के साथ थी। इन 7 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारिम घर में हंसता बोलता ना दाखिल हुआ हो। मुस्कुराया तो खैर से वो आज भी था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में ऐसी उदासी पोशीदा थी कि सारा उसे देखकर एक लम्हे को परेशान हो गई थी। वो सीधा बेडरूम में चला गया था और बेड पर जाकर बैठ गया था। सारा ने दरवाजे पर खड़े होकर उसकी तरफ गौर से देखा। सारिम ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो खामोशी से सारिम के साथ बैठ गई और उसके कंधे पर दोनों हाथ रखकर करीब हो गई। मुझे तुम इस वक्त बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, सारा ने बहुत मोहब्बत से कहा। चलो फिर मुझे किसी ब्यूटी पार्लर ले चलो, सारिम ने सपाट लहजे में जवाब दिया। वो क्यों? सारा ने उसके कंधे में अपनी थोड़ी गड़ाई। ताकि कोई मुझे सजा बनाकर अच्छा बना दे, सारिम बोला। तुम कहो तो यही किसी आराइश जमाल को बुला दूं, सारा ने हंसकर कहा, ताकि वो तुम्हारा चेहरा भी संवारे और तुम्हारा दिल भी संभाल ले। यार तुम कितनी अच्छी हो, जल्दी से फोन करो। सारिम के चेहरे पर यकायक चरागा हो गया। एक बात बताओ सारिम, मर्द को दूसरी औरत में इतनी कशिश क्यों महसूस होती है? सारा ने हंसकर पूछा। यार ये बात किसी मर्द से पूछना, सारिम ने जवाब गोल करना चाहा। तुम मर्द नहीं हो क्या? उछल कर बोली। नहीं, मैं शौहर हूँ और दुनिया का कोई शौहर अपनी बीवी के सामने ये नहीं बता सकता कि उसे दूसरी औरत अच्छी क्यों लगती है। सारिम को बिलाखिर जवाब देना पड़ा। इसका मतलब है हर शौहर को दूसरी औरत अच्छी लगती है, सारा ने अपने तौर पर नतीजा अखज़ किया। अरे सारा, तुम संजीदा हो गई। सारिम ने उसके हाथ पर हाथ रखा। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, हर शौहर दूसरे शौहर से मुख्तलिफ होता है। अलबत्ता सुनने में यही आता है कि सारे शौहर एक जैसे होते हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि दूसरी औरत के मामले में सारे शौहर यकसा होते हैं। अच्छा चलो, तुम अपने शौहर की बात करो। तुम्हारा शौहर दूसरी औरत के मामले में कैसा है? मोहतरम, जातियात पर ना उतरे, आम बात हो रही है। वैसे मेरे बनने की बात है निराली, मेरा बनना हरियाला है। सारा ने बात को चुटकी में उड़ाया। साफ साफ कहो ना, घास फूस है, सारिम ने गुस्से से कहा। यार बीवी को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए और शौहर को घामड़ नहीं होना चाहिए, सारा ने हंसकर कहा। अच्छा छोड़ो, देखो मैंने तुम्हारा मूड ठीक कर दिया है। अब ये बताओ शाह साहब से क्या बात हुई? सारा क्या बताऊं, बस यूं समझो शाह साहब का अमल तबाह हो गया है, उनकी मेहनत जाया हो गई है। सारा, तुम्हें मालूम है वो लोग यहाँ क्या करने आए थे? सारिम ने पूछा। हाँ, क्या करने आए थे? सारा भी संजीदा हो गई। वो यहाँ गिद्ध पकड़ने आए थे, एक गिद्ध पकड़ कर ले गए, सारिम ने बताया। चलो अच्छा हुआ, सारा गैर मुतवक्का तौर पर खुश होकर बोली। यहाँ एक ही तो गिद्ध था, वो उसे पकड़ कर ले गए, किस्सा पाक हुआ, हमारी इस मनुष्य से जान छूटी। सारा, काश ऐसा होता। इस घर में एक गिद्ध नहीं है, बकौल शाह साहब यहाँ पूरा कबीला आबाद है और वो यही कहते हैं। ये बात तो हमारे तजुर्बे में भी है। उस दिन छत पर कितने सारे गिद्ध थे,
फिर आज उन लोगों के जाने के बाद तुमने खुद देखा कि जीने के दरवाजे से किस कदर गिद्ध उड़कर बाहर निकल गए। हाँ सारिम, तुम सच कह रहे हो, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सारा ने ताकीद करते हुए पूछा। फिर अब शाह साहब क्या करेंगे? सारा, शाह साहब ने अब कुछ करने से माजरत कर ली है। वैसे भी वो ज़ईफ आदमी हैं, 75 साल के हैं। इस तरह के कामों के लिए अच्छी सेहत की जरूरत होती है, सारिम ने कहा। फिर तफसील से सारिम ने वहां का हाल बताया। सारा बगौर पूरी बात सुनती रही। सारी बात सुनकर वो बोली, मेरी समझ में नहीं आया कि ये असरार को आखिर हुआ क्या? उसे क्या होना है, वो जादूगर बनने के चक्कर में है। जरा मुझे मिल जाए, उसका मुंह तोड़ दूंगा, सारी जादूगरी भूल जाएगा। सारिम को यखलक गुस्सा आ गया। अरे छोड़ो सारिम, उससे उलझने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जब्बार भाई को इसका कारनामा जरूर बता देना, सारा ने मशवरा दिया। हाँ, मैं उससे बात करूंगा, सारिम ने कहा। सारिम ने जब्बार को उसके छोटे भाई के बारे में पूरी तफसील से बताया। जब्बार बड़ा हैरान हुआ। अलबत्ता उसे इतना जरूर मालूम था कि वो पीरों फकीरों के चक्कर में रहता है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि उसका शौक जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया है। अच्छा यार, मैं उससे बात करता हूँ, जब्बार ने उसे तसल्ली देने के अंदाज में कहा। लेकिन जब्बार को उससे बात करने का मौका ना मिला। वो उस दिन के बाद से घर पलट कर ही नहीं आया। अब उसने बाबा कम्बल के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली थी। वो उसका बाकायदा शागिर्द हो गया था। जब्बार ने जब अपनी बीवी महनाज को असरार के बारे में बताया तो वो अपने देवर की इस हरकत पर बड़ी शर्मिंदा हुई। उसने सारा से फोन पर बात की। सारा भाई सॉरी, मैं असरार की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जब्बार अलग शर्मसार है। अरे नहीं महनाज, कोई मसला नहीं, ऐसा चलता रहता है। इसमें तुम्हारा या जब्बार भाई का क्या कसूर? हमारा कसूर तो नहीं, दरअसल तबाही फैलाने वाला मेरा देवर और मेरी शौहर का छोटा भाई था। पता नहीं कहाँ है, उस दिन के बाद से घर नहीं आया। लगता है बाबा कम्बल के साथ ही कम्बल हो गया। महनाज गुस्से से बोली। अल्लाह रहम करे उसके हाल पर, सारा ने इस बात को खत्म करते हुए कहा। महनाज किसी दिन आओ ना, काफी दिन हो गए तुमसे मुलाकात हुए। तुम हमारे इस घर में तो आई ही नहीं। हाँ वाकई तुम ठीक कह रही हो, महनाज ने इकरार किया। भाई मेरा ख्याल है कि इस घर में आने के बाद वार्म हाउस पार्टी करूंगी, मगर यहाँ के हालात ने चैन ही नहीं लेने दिया, सारा बोली। कोई बात नहीं, मैं बगैर पार्टी के ही आ जाऊंगी, महनाज ने हंसकर कहा। सारा बीबी इधर आए। खाला सज्जू ने अचानक दरवाजे पर नमूदार होकर कहा। अच्छा महनाज, बाकी बातें मुलाकात पर होंगी, तुम जरूर आना। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया और खाला सज्जू से मुखातिब होकर बोली, खाला क्या हुआ? बीबी कोई ड्राइंग रूम की छत तोड़ रहा है।